हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लास। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 2 कॉमर्स के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की जो सीरीज है आपकी उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये आपकी बेसिकली 1000 पीवाईक्यू सीरीज है। इसमें मैं आपके साथ 2020 से लेके 2020-23 तक के सारे पीवाईक्यूज डिस्कस करूंगी इस सीरीज में ही, ठीक है। एंड ये इस सीरीज का पार्ट नंबर 4 है। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 3 लेक्चर्स को मिस किया है तो आपको 1000 पीवाईक्यूज की सीरीज की प्लेलिस्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाइए वहां से जाके अपने लेक्चर्स को फर्स्ट 3 लेक्चर्स को कवर कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और एक्चुअल में हमारा 16th क्वेश्चन। अब आप में से कोई पूछ सकता है कि मैम 16th क्वेश्चन कैसे, फर्स्ट 15 क्वेश्चन कहाँ पे गए? तो 1 to 15 क्वेश्चन आपके पहले के फर्स्ट 3 पार्ट्स में, पार्ट नंबर 1 to 3 में आपको काम क्या मिल जाएंगे, फर्स्ट 15 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बिकॉज हर एक पार्ट में हम 5 क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखते हैं 16 क्वेश्चन को। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज। अब ना ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन आया आपकी यूनिट जो है स्टैटिस्टिक्स, है ना। स्टैटिस्टिक्स की यूनिट से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आप सबको बता दूं, स्टैटिस्टिक्स एज अ यूनिट, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, डरते हैं इस यूनिट से कि मैम ये यूनिट तो हमें नहीं आती, हमें इतना डिटेल में नहीं आता इस यूनिट के बारे में, और ये यूनिट समझना और पढ़ना भी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हम स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड से तो है नहीं, है ना। तो मैं एक सिंपल सा आपको यहाँ पे फंडा दे देती हूँ। वो फंडा क्या है कि आप स्टैटिस्टिक्स में क्या कीजिए ना, सारी की सारी जो उसमें हर एक चीज दी हुई है, सपोज आपको दिया हुआ है अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं, कोरिलेशन दिया हुआ है, रिग्रेशन दिया हुआ है, एवरेजेस दिए हुए हैं, जो भी कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, उन सब की फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लीजिए और उन सब के अजम्पशंस या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स जो भी आप बोलो वो अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आप हर एक चीज का स्टैटिस्टिक्स में ये 2-3 चीजें ये ध्यान रख लोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आप स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। जो भी थियरम्स हैं, जो भी थियरीज हैं, जो भी यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं स्टैटिस्टिक्स में, वो आप क्या कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। कैसे? सिर्फ फॉर्मूलाज और फीचर्स को याद रखो, ठीक है। या आप चाहो तो मेरा एक लेक्चर है मैराथन ऑन स्टैटिस्टिक्स करके, मैंने एक मैराथन ली थी 1-1.5 घंटे की, उसमें मैंने स्टैटिस्टिक्स की पूरी एक रिवीजन कराई थी जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस टॉपिक्स डिटेल में मैंने डिस्कस किए हैं। उसको भी आप देख सकते हो। उतना भी अगर आप करके जाओगे ना तो आपका स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में उतना डिटेल में पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर है। अब आते हैं हम हमारे एक्चुअल क्वेश्चन पे, ठीक है। मैराथन ऑन स्टैटिस्टिक्स का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो, ठीक है। मैं लिंक दे दूंगी आपके लिए। अब आते हैं हम हमारे एक्चुअल क्वेश्चन पे जो कि है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे, है ना। अब यहाँ पे तो हमसे सिर्फ फॉर्मूला पूछी है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, है ना। तो ये तो बात कैसा हुआ, ये क्वेश्चन ही हम बोलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन। ये कैसे टाइप का क्वेश्चन है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पूछी है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला क्या होती है? स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला होती है समेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ n इंटू p इंटू q। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कैसे लिखते हैं? ये है स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन, n इंटू p इंटू q, ठीक है। अब ये तो हो गया आंसर डायरेक्टली, लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन, बाय मतलब ही होता है 2, है ना। बाय का मतलब ही होता है 2। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 ही चीजें पॉसिबल हो सकती है, 2 ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के आउटकम्स हो सकते हैं। एक होता है सक्सेस, दूसरा होता है फेलियर। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल आप पेपर लिखने जाते हो नेट का, तो क्या होगा, 2 ही चांसेस है, या तो आप क्वालिफाई करते हो या तो आप क्वालिफाई नहीं होते, है ना। या आप एक सपोज कॉइन टॉस करते हो तो क्या है, 2 ही चांसेस है उसके, है ना। क्या? या तो आपका हेड्स आएगा या तो आपका टेल आएगा। यानी ऐसे टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जहाँ पे आउटकम कितना होता है, जो आपके आउटकम होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, किसी क्वेश्चन का आंसर राइट होता है या तो रॉन्ग होता है ना।
किसी क्वेश्चन का आंसर अग्री होता है या तो डिसअग्री होता है। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे के सारे एग्जाम्पल है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आई होप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो क्लियर है। और आंसर तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। इसका राइट आंसर क्या है? जो स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, वो आपको याद होनी चाहिए, आपको रटी हुई होनी चाहिए। और ये फॉर्मूला भी इवन मैंने आपके साथ स्टैटिस्टिक्स के मैराथन में डिस्कस की थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन इंटू पी इंटू क्यू। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा ये एन, पी और क्यू क्या है ना? तो उसके लिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जहाँ पे क्या होता है सिर्फ और सिर्फ दो रिजल्ट आ सकते हैं, या तो सक्सेस या फेलियर, या तो ट्रू या फॉल्स वगैरह वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें आ जाती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, एक होता है एन, एक होता है पी, और तीसरा होता है क्यू। ठीक है, तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है क्यू। एन क्या होता है? एन स्टैंड्स द नंबर ऑफ टाइम्स द एक्सपेरिमेंट रन्स। आप वो एक्सपेरिमेंट कितने टाइम्स कर रहे हो, नंबर ऑफ टाइम्स कर रहे हो, उसे हम कहते हैं एन। जैसे से फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो? आप कॉइन टॉस कर रहे हो 10 टाइम्स, तो आपका एन क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, पी क्या है? पी बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन आउटकम। ठीक है, सपोज मैंने बोल दिया पी क्या है मेरा? सक्सेस है। अगर मेरा हेड्स आएगा तो वो पी है, तो ऑटोमेटिकली क्यू क्या बन जाएगा? अगर टेल आ गया तो वो मेरा क्यू है ना? एन क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स, याद रखिएगा एन क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स। पी क्या है? कोई भी एक आउटकम। जैसे सपोज मैंने बोल दिया अगर पी सक्सेस है तो क्यू क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा आपका फेल। ठीक है, ये है एन, पी और क्यू का मीनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सारी की सारी फॉर्मूलाज जो है ना आपके लिए लिस्ट डाउन कर दी थे। अगर आपसे मीन पूछेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का तो उसकी फॉर्मूला क्या है? एन इंटू पी। वेरिएंस पूछेगा तो उसकी फॉर्मूला क्या है? एन इंटू पी इंटू क्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा तो ये इसकी फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन इंटू पी इंटू क्यू। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। क्यू क्या है? क्यू आपका हो जाएगा ऑपोजिट ऑफ पी। ठीक है, आई होप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मीन क्या है, ये सब आपको याद रखना है। जो समझाना था वो मैंने समझा दिया, बट इसके अलावा जो चीज आपको याद रखनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। हो सकता है नेक्स्ट टाइम पेपर में आपसे मीन पूछ ले, या हो सकता है वेरिएंस पूछ ले, या हो सकता है तीनों फिर से पूछ ले मैचअप में, है ना? कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17th क्वेश्चन हमारा आज का। मरकसर A South American trade bloc is a dash। बोलता है मरकसर जो है एक साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक है, वो इनमें से क्या है? अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे, ये कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन आया आपका इंटरनेशनल बिजनेस वाली यूनिट से। इंटरनेशनल बिजनेस वाली यूनिट में ना जितने भी ट्रेडिंग ब्लॉक्स है ना वो अच्छे से करके जाइए। जितने भी ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं, जितने भी ऐसे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुए हैं, या जितने भी ऐसे सारी चीजें हैं ना, जैसे नाफ्टा, साफ्टा, सार्क, ऐसे जितने भी टॉपिक्स हैं, या साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक, ऐसे जितने भी सारे टॉपिक्स हैं ना, ये अच्छे से करके जाइएगा। बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन पक्का पूछे जाते ही जाते। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये क्या है? एक टाइप का कॉमन मार्केट है। कॉमन मार्केट क्यों है? क्योंकि जितने भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज है वो मिलजुल के क्या करती है? ट्रेडिंग करती है आपस में। यानी पूरा का पूरा साउथ अमेरिका क्या हो गया? एक यूनिट बन के, ये पूरा का पूरा साउथ अमेरिका क्या बन जाता है? एक यूनिट बन के आउटर वर्ल्ड के साथ क्या करता है? ट्रेड करता है। ठीक है, इसलिए कॉमन मार्केट बन जाता है आउटर कंट्रीज के लिए भी, और खुद विद इन द ब्लॉक भी वो क्या है? आपस में एक दूसरे के लिए कॉमन मार्केट है, सिंगल मार्केट। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें कैसी हैं? ये सारी चीजें ना डायरेक्ट क्वेश्चन से आपके। अगेन ये भी कैसा हुआ? डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आपसे थियरी से पूछा गया था, है ना? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 18th क्वेश्चन। इन मार्केटिंग डीएसए स्टैंड्स फॉर। अब अगेन ये भी कैसा क्वेश्चन है? ये भी डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन ही आया है आपको पेपर में, है ना? क्यों? क्योंकि आपसे पूछा है डीएसए का फुल फॉर्म बताओ मार्केटिंग में, तो आपको पता ही होगा डीएसए स्टैंड्स फॉर
डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। डीएसए का फुल फॉर्म क्या है? डीएसए स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कौन होता है? ये वो पर्सन होता है जो क्या करता है, कंपनी से खरीदता है एंड डायरेक्टली क्या करता है, कस्टमर्स को सेल कर देता है। जैसे याद कीजिए, मुझे तो एटलीस्ट याद है जब मैं छोटी होती थी, अभी तो खैर ऐसा नहीं होता है सिटीज में, बट जब मैं छोटी होती थी तो मेरे को याद है घर में आते थे कुछ कुछ लोग, कभी कभी हम लोगों के बिल्डिंग्स में या मे बी हम लोगों के घरों में आके वो लोग क्या करते थे, मे बी डिटर्जेंट्स बेचते थे, कभी वो लोग कोई बोलते ना शैम्पूज बेचते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो वो सब क्या होते थे, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते थे। क्यों? क्योंकि वो होलसेलर से डायरेक्टली परचेज करते थे या मे बी मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली परचेज करते थे और डायरेक्टली आके कस्टमर को सेल कर देते थे। तो इन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, जिसको आप डीएसए बोलते हो शॉर्ट में, ठीक है। और ये डीएसए आज भी आपको देखने मिलेगा, कहाँ पे? आज भी विलेजेस में, छोटे छोटे टाउन्स में आपको आज भी डीएसए देखने मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 19th क्वेश्चन। अब ये जो टाइप का क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा क्वेश्चन मैं बोलूंगी आप लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन है, अनएक्सपेक्टेड भी है काफी हद तक, और ये अगेन ये क्वेश्चन भी कैसा है, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट है। ये क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड भी था और ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी था। क्यों? क्योंकि अनएक्सपेक्टेड कैसे था, आपसे सेक्शन पूछा है। अब सेक्शन थोड़ी हम याद करके जाते हैं, इट्स इम्पॉसिबल कि हम हर एक सेक्शन को याद रखें। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा। अगर ऐसा इक्का दुक्का कहीं पे क्वेश्चन गलती से पूछ लिया किसी साल में, तो डोंट यू वरी, आप इसको तुक्के पे भी सॉल्व कर सकते हो, या मे भी आपने पढ़ा था कहीं पे और आपको याद आ गया एग्जाम में, तो अच्छी बात है, आपके लिए अच्छा ही है वो चीज, ठीक है। Under which section of Information Technology Act of 2000 updated in 2008? बोलता है आईटी एक्ट है हमारा, ठीक है, जो कब बना था? आईटी एक्ट हमारा बना था 2000 में, और इस एक्ट को अपडेट कब किया गया? इस एक्ट को अपडेट किया गया 2008 में। आईटी एक्ट कब का है? 2000 का। इस 2000 के एक्ट को भी बाद में जाके अपडेट कर दिया, आईटी एक्ट 2008 बन गया, यानी इसको अपडेट कब किया? 2008 में। और इसमें उन्होंने क्या अपडेट किया? स्टीलिंग एनी डिजिटल एसेट और इंफॉर्मेशन इज कंसीडर्ड एज अ साइबर क्राइम। अगर आप कोई डिजिटल एसेट किसी की या कोई इंफॉर्मेशन आप क्या करते हो, चुराते हो, स्टील करते हो, स्टील करना यानी चुराना, ठीक है, चोरी करना, तो उस केस में इसको हम क्या मानेंगे? इसको हम मानेंगे साइबर क्राइम। तो ये कौन से सेक्शन के तहत 2008 में इस चीज को अपडेट किया गया था? तो कौन से सेक्शन के तहत किया गया था? अगेन इसका क्वेश्चन का आंसर बहुत ही डायरेक्ट है, वो है आपका सेक्शन नंबर 65। सेक्शन नंबर 65 बताता है कि अगर आप ऑनलाइन क्या करते हो, किसी के एसेट को चोरी करते हो या किसी की इंफॉर्मेशन को चोरी करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे साइबर क्राइम, ठीक है। एसेट को चोरी करना या इंफॉर्मेशन को चोरी करना कैसे हुआ? जैसे से फॉर एग्जांपल मैं कोई बुक लिख रही हूँ और वो पूरा बुक मैंने क्या कर दिया, विकिपीडिया से, वो पूरे बुक के जो सारे टॉपिक थे मैंने विकिपीडिया से कॉपी कर ली, तो वो क्या है? विकिपीडिया एक डिजिटल एसेट है ना, और मैं उसको अगर कॉपी कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ? स्टील कर रही हूँ, एक हिसाब से चोरी कर रही हूँ, यानी मैंने क्या कर दिया? साइबर क्राइम कमिट कर दिया, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है किसका? स्टीलिंग का, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 20th क्वेश्चन, जो कि है मैच द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन भी ना बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, ये एक थियरी से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे डायरेक्टली, ठीक है। अगर आपने ये थियरी पढ़ी है फिर तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना, फिर तो आप इजीली पता कर सकते हैं इसका राइट आंसर क्या है। लेकिन अगर आपने थियरी नहीं भी पढ़ी है ना, तो भी आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हो। जैसे आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, हम दोनों भी ओके नहीं है, मैं भी ओके नहीं हूँ इस चीज पे, तू भी ओके नहीं है इस चीज पे, तो ये क्या हुआ? आप दोनों ही उस चीज से क्या कर लोगे? विथड्रॉ कर लोगे, है ना। मैं भी कोई चीज में ओके नहीं हूँ, आप भी कोई चीज में ओके नहीं हो, तो हम दोनों भी क्या कर लेंगे? एज अ पार्टी हम दोनों विथड्रॉ कर लेंगे, एक दूसरे से हट जाएंगे, है ना। यानी फर्स्ट का तो क्या हो जाएगा? अगर जनरल लॉजिक से भी मैं जाऊं ना, तो फर्स्ट का आंसर तो 3 में को दिख ही रहे, यानी ये ऑप्शन भी कट जाएगा और ये ऑप्शन भी कट जाएगा। बाकी क्या बचा? ए या बी में से चेक करना है कि कौन सा राइट आंसर। नेक्स्ट, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके,
या आई एम ओके यू आर ओके, हम दोनों भी आपस में क्या है ओके ओके, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। कैसे? आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके, मतलब आप विड्रॉ कर रहे हो, आप उस चीज से परे हट रहे हो। मैं ओके हूँ लेकिन आप ओके नहीं हो, तो आप क्या हो? टास्क ऑब्सेसिव हो, यानी आपको सिर्फ अपने काम से मतलब है, बाकी आपको कोई मतलब नहीं है। जैसे कई बार होता है ना, आपका बॉस किसी चीज पे आपसे ओके नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो? आप वो काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको काम करने से मतलब है, आपको आपके बॉस से मतलब नहीं है ना। नेक्स्ट क्या है? आई एम ओके यू आर ओके, आपका बॉस भी किसी चीज पे ओके कर रहा है, आप भी उस चीज पे उसके साथ सहमत हो, इसका मतलब क्या है? आप एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे हो। एंड लास्ट एंड फाइनल, आई एम नॉट ओके यू आर ओके, मतलब आप डिपेंडेंट हो। मैं ठीक नहीं हूँ इस चीज में, मैं इस चीज में अग्री नहीं करती हूँ, लेकिन आप अग्री कर रहे हो, यानी ऑटोमेटिकली एज एन इंडिविजुअल मैं आप पे क्या हो गई हूँ? डिपेंडेंट हो गई, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए ना इस क्वेश्चन को, या तो आपको ये थियरी आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको थियरी आती है फिर तो बात ही खत्म है, फिर तो आप ये क्वेश्चन का आंसर राइट ही कर लोगे। नहीं भी तो मैंने अपने टाइम पे क्या किया था, मैंने इसका आंसर कहाँ से निकाला था पता है? एक तो मैंने ए फिक्स कर लिया था कि इसका आंसर 3 है, ठीक है। दूसरा मैंने डी फिक्स कर लिया था कि इसका आंसर 1 है। तो ये तो मेरे को श्योर हो गए थे, फिर मैंने बाकी दो को समझ लिया कि कौन क्या हो सकता है, ठीक है। आई होप आज के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर है। सो थैंक यू। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ज्यादा से ज्यादा अपने पेपर टू कॉमर्स के फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी सीरीज का फायदा ले सके, राइट। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।